So, what are the electoral bonds? Let us begin from these basics. And the basic is the definition of the electoral bond itself. So, electoral bonds basically are the promissory notes. Those have been released through an electoral bonds scheme notified by the government of India in 2018. Although electoral bonds scheme को गवर्नमेंट ने रोल आउट कर दिया था in 2017 through the Financial Act, but it was notified in 2018. So the scheme basically rolled out in 2018 year. इस स्कीम के थ्रू any individual or any citizen of the country, any company which has been an Indian company registered under the Companies Act of the India can basically issue or purchase an electoral bond from the select branches of the SBI in our country. तो सिर्फ SBI की select branches से ही आपको या किसी कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 1000 एंड अकॉर्डिंगली लाइक 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन अप टू 1 करोड़ के रेंज में अवेलेबल है। तो ये प्रोमिसरी नोट या बैंक नोट की तरह फंक्शन करता है। जिसके भी नाम पे आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करते हैं, the same would be deposited or can be donated by you to the political party, to the specific political party. तो एक बार आपने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कर लिया, उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिडीम नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी गिवन टू अ डेडिकेटेड पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे किन पॉलिटिकल पार्टीज को आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोड्यूस पर्सपेक्टिव। सो यूजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, only those political parties can be donated or given funds who are registered under the Representation of People's Act, point number 1. And second, all those parties who have at least garnered 1% of the votes in the recent General Assembly elections, or in the State Assembly elections. तो वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल हैं कंट्रीब्यूशन लेने के लिए थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट शेयर गार्नर करा है इन द रीसेंट जनरल इलेक्शन और एनी ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। व्हाट आर द अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? तो ये स्कीम मैंने आपको जैसे बताया, इट फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसरी नोट और अ बैंक नोट, एंड इट कैन बी बॉट बाय एनी पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन और द कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेनर इस बॉन्ड को नहीं परचेज कर सकता है, किसी भी फॉरेन करेंसी में इस बॉन्ड को परचेज नहीं किया जा सकता है। फॉरेनर अगर इस बॉन्ड को परचेज करता है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे केवाईसी रिक्वायर्ड है। व्हेनेवर यू परचेज अ बॉन्ड यू नीड टू शोकेस योर केवाईसी, यू नीड टू अबाइड बाय द केवाईसी नॉर्म्स। तो इसीलिए एक इसको सिर्फ इंडियन सिटीजन परचेज कर सकता है, दूसरा इंडियन कंपनी परचेज कर सकती है, और इंडियन रुपीज में ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। And the most important thing is anonymity. Anonymity is maintained in the sale and purchase, or in the purchase and donation of these bonds. So political party does not get to know who is the donor. So donor's identity is anonymous, donee's identity is anonymous, and the amount of donation given is also anonymous. So none of the details with respect to electoral bonds can be revealed or can be asked under the RTI Act. ये इस आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगा, जो recently 30th of December को द हिंदू में पब्लिश हुआ था। So from here on we have taken an excuse to discuss about the electoral bonds scheme, because ये एक बहुत ही hot issue है with respect to the फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। तो आरटीआई के थ्रू आप कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट आस्क फॉर द एनी ऑफ द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द डोनर, डोनेशन और द पॉलिटिकल पार्टी हु हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन यूजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन आवर कंट्री। ओके फाइन, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है यहाँ पे। एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बचता है, दैट इज कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब अवेलेबल होते हैं हमारे कंट्री में। तो एवरी क्वार्टर के इनिशियल 10 डेज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की विंडो ओपन होती है इन द सेलेक्ट ब्रांचेस ऑफ एसबीआई। दीज बॉन्ड्स वंस परचेज्ड शुड बी रिडीम्ड विद इन 15 डेज। तो इनकी वैलिडिटी बॉन्ड्स की होती है फॉर ओनली 15 डेज, और इनिशियली 10 डेज के लिए ओपन होती है विंडोज एवरी क्वार्टर।
तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यू कैन से कि 40 डेज के लिए ये विंडोज की ओपन होती है। एक पॉइंट और आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैंने जाके बॉन्ड खरीदा 1000 रुपए का, तो मुझे 1000 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा जब भी मैं अपने आईटी रिटर्न फाइल करूंगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। इस बॉन्ड को लेके क्यों आया गया था? सो द बिगेस्ट बेनिफिट दैट वाज told by the ruling government was that it will help to check the use of black money in the elections of our country. तो ब्लैक मनी को चेक करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लेके आई गई है, ऐसा कहा गया बाय द रूलिंग पार्टी। इसके पीछे जो इन्होंने सब्सटैंशिएशन दिया, दैट वाज दैट यू नीड टू provide the KYC details, point number 1. Second, you need or you can only purchase these bonds through the digital means or through the check. तो आप जिस भी मोड से इसको खरीद रहे हैं उससे आपकी आइडेंटिटी फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में रजिस्टर हो रही है। एंड सो द प्रीवियस केस वेयर थ्रू द कैश donations were given to the political parties is now not possible. तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू ये इंश्योर किया गया कि ब्लैक मनी को फ्लश आउट किया जाएगा, क्योंकि अब जो भी डोनेशन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहे हैं इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे जो बताया गया, दैट वाज कि सारे डोनेशंस जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएंगे, दोज वुड बी नाउ अकाउंटेड इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज। कॉर्पोरेट कंपनीज अपनी बैलेंस शीट्स में मेंटेन करेंगी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करना है तो उन्हें भी रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। एंड व्हेन दे फाइल रिटर्न्स दे आल्सो विल हैव टू मेंशन कि हमें इतना अमाउंट मिला था। ऑल्दो जो कॉर्पोरेट अपने बैलेंस शीट में फिल करेंगे अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, they need not have to mention the name of political party. ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टी मेंशन करेंगी अपने बैलेंस शीट में, वहां पे भी उन्हें डोनर का नाम ना तो पता है और ना उन्हें लिखने की जरूरत है। जस्ट हैव टू मेंशन द फिगर अमाउंट अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना सम रिसीव हुआ और हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना सम डोनेट किया टू द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना है, ना यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनर का नाम लिखना है। तो अकाउंटिंग थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। और द मेजर आइडिया वाज टू फ्लश आउट द ब्लैक मनी, बट वाज इट डन? द आंसर डेफिनेटली इज नो, और इसीलिए ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। So what is the controversy behind the electoral bonds scheme? The biggest controversy is with respect to the anonymity. Definitely, KYC norms, digital means or transactions through the digital means through the check, those have been appreciated by many of the experts in our country. But the norm of anonymity कि कोई भी डोनर का नाम रिवील नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी का नाम रिवील नहीं किया जाएगा, ऑल दिस इज बेसिकली फैसिलिटेटिंग मोर एनोनिमिटी एंड इज नॉट फेवरिंग disclosure norms and transparency norms in terms of funding to the elections in India or funding of elections in India. तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है जो आपने फ्लाउट करी है, इट अगेन विल लीड टू मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज यहाँ पे नाउ कंपनीज कैन कम अप more frequently as they do not have to disclose the name of political party. तो वो बहुत ensured है कि RTI के थ्रू भी नहीं डिस्क्लोज होगा, हमें अपनी बैलेंस शीट में भी नहीं डिस्क्लोज करना है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने रिटर्न्स फाइल करते वक्त हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगी। तो कंप्लीट एनोनिमिटी क्योंकि मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनेशंस इंक्रीज हो गए और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा आरबीआई भी बोलता है। तो आरबीआई ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, because it reduces the faith of the citizen in the financial system, in the democracy, and also it enhances the cases of money laundering in India. इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल था अंडर द कंपनीज एक्ट that only 7.5% of the company's revenue
as the donation can be given to a particular political party. ये मैक्सिमम लिमिट डिफाइन थी, लेकिन इस मैक्सिमम लिमिट को गवर्नमेंट ने अब रिमूव कर दिया है। तो एक कॉर्पोरेट हाउस अब कितना भी डोनेट कर सकता है टू अ पॉलिटिकल पार्टी। और यहां से एक फैक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं फॉर द सब्सटैंशिएशन कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है दैट इज बीजेपी, उसके total number of donations, 94% of the donations that BJP received in the year 2018 were through the electoral bonds scheme. तो यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन वोटर है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिस पार्टी को वोट कर रहा हूं, मैं जिस कैंडिडेट को वोट कर रहा हूं, उसके पास फंडिंग कहां से आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर गवर्नमेंट ने एफसीआरए नॉर्म्स को ट्वीक करा। एफसीआरए नॉर्म्स को ट्वीक करने के बाद गवर्नमेंट ने यह भी अलाउ कर दिया कि नाउ इवन फॉरेन कंपनीज कैन डोनेट टू द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच प्रीवियसली वाज नॉट अलाउड इन इंडिया। तो ये जो दो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने अलग से अमेंड करे, दैट इज 7.5% का कैप गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया फ्रॉम द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, और एफसीआरए में गवर्नमेंट ने अमेंड करके फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी अलाउ कर दिए। सो नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ क्लियर नेक्सस बिटवीन the electoral bonds scheme, FCRA and the 7.5% cap। और अब जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडियन शेल कंपनीज या इंडियन सब्सिडरीज के थ्रू भी रूट कर सकती हैं पैसा टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम एनहांसेस और स्ट्रेंथन्स द बिजनेस एंड पॉलिटिकल नेक्सस इन आवर कंट्री। इससे बिजनेस और पॉलिटिकल नेक्सस इंक्रीज हो रहा है। इससे कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ आवर कंट्री इंक्रीज हो रहा है। तो पॉलिसी मेकिंग इन आवर कंट्री इज नाउ greatly influenced by the corporates, as now they can donate in more significant manner in larger amounts to the political party because they have now the shield of anonymity. Now no one can disclose about their identity, no one can disclose about the political party that किस political party को किस कंपनी ने, किस कॉर्पोरेट हाउस ने डोनेशन प्रोवाइड करी। तो अगर यहां से इस एनोनिमिटी के क्लॉज को आप हटा देते हैं तो जो एक्चुअल बेनिफिट है, द इंटेंडेड बेनिफिट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को रिलीज करते वक्त बोला गया था कि ये ब्लैक मनी को फ्लश आउट करेगा फ्रॉम द इंडियन इलेक्शंस, दैट कैन बी अचीव्ड। But this anonymity clause has restricted the scope of that benefit and rather has escalated the use of money laundering in India. अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ about the voters right. So voters right को आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं from the PUCL judgment of 2003, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन में एक वोटर की राइट होती है टू नो अबाउट द कैंडिडेट। When a voter has the right to know about the criminal antecedents of a candidate, then definitely he has the right to also know about the financing sources or financial sources of that particular candidate or a political party. तो यहाँ पे वोटर की जो राइट है वो भी अंडरमाइन हो रही है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आप चीज लेके आएंगे दैट CIC ने फ्यू इयर्स बैक पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करा था and it asked it to come under the ambit of RTI, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बात मानी। तो उस वक्त RTI के एम्बिट में पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली लाने की एक कोशिश करी गई थी, एक अटेम्प्ट किया गया था। तो यहां से वोटर्स की राइट को एनहांस करने की एक कोशिश करी गई थी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने, एग्जिस्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट ने थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम अगेन अंडरमाइन कर दी है। तो वोटर्स राइट यहाँ पे अंडरमाइन होती है, एनोनिमिटी कार्ड, मनी लॉन्ड्रिंग इंक्रीज होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारे कंपनी का पैसा वेयर वी हैव सिग्निफिकेंट शेयर्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी इट हैज गॉन टू। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में कॉर्पोरेट्स को सिर्फ ये मेंशन करना है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू 1 करोड़ रुपए की फंडिंग करी है, उनको पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। तो जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है अबाउट द फंडिंग पैटर्न्स ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस इन आवर कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लूप होल्स हैं, इश्यूज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं दैट आर प्रिवेलिंग
with respect to the electoral bonds scheme in our country. In fact, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था that we are not against the electoral bond scheme per se, but we are against the restriction of disclosure and transparency norms because they are very much vital for the free and fair conduct of elections in our country and to strengthen the democracy in our country. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप आरबीआई यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, और साथ में ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं एफसीआरए का 7.5% का, जो आप यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि इसके इंटरलिंकेजेस हैं विद ऑल दीज थिंग्स. ओके, ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी फाइल्ड है. There are many number of petitions filed in the Supreme Court with respect to the constitutional legality of the scheme, that is electoral bonds scheme, and there are few petitions who want certain modifications in this particular scheme with respect to the anonymity and how it basically violates the fundamental rights of a particular citizen in our countries. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पहली बात ये बोली है कि आपको सारे डिटेल्स सबमिट करने हैं टू दी ECI. So all the details about the donations by all the political parties now will have to be submitted to the Election Commission of India. लेकिन इसमें आप प्लीज समझने की कोशिश करिए कि ये सारी डिटेल्स सबमिट करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज दोज डिटेल्स वुड नॉट कंटेन द नेम ऑफ द डोनर्स, पॉइंट नंबर 1, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डिस्क्लोज दोज डिटेल्स टू द पब्लिक ऑफ आवर कंट्री. तो कोई इससे पर्पस बेसिकली आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं. सेकेंड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 10 डे की विंडो अपॉर्चुनिटी आप ओपन करते हैं इन दी फर्स्ट 10 डेज ऑफ एवरी क्वार्टर, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करे जा सकते हैं, उसको आपने रिड्यूस करना है टू 5 डेज. सो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री टू डू द सेम और टू डू द नीडफुल. 10 डेज की विंडो अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करने की बात करी है टू 5 डेज. बट अगेन इससे कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा मैटर को एक्सपीडाइट करना पड़ेगा सो दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हम फर्दर रैशनलाइज कर सकें एंड वी कैन कम आउट विद एन इफेक्टिव scheme or with an effective tool to deal with the problem of black money in the elections or in the funding of the political parties in our country. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, दैट इज द एनोनिमिटी क्लॉज, बिकॉज इट इज द क्लॉज थ्रू विच ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज बेसिकली डिराइव्ड आउट. तो यहाँ पे बस आपको फोकस करना है ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको कुछ निटी-ग्रिटीज पता होनी चाहिए कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में बेसिकली मेंशन्ड है, लाइक 10 डेज विंडो अपॉर्चुनिटी, 15 डे वैलिडिटी एंड सिलेक्ट ब्रांचेस ऑफ एसबीआई. अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट है कि सिर्फ एसबीआई ब्रांच को अलाउड है, एसबीआई बैंक को अलाउड है थ्रू सिलेक्ट ब्रांचेस कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को इशू कर सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकता है. अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये है, यहाँ पे एक इशू ये है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरली पता लगा सकता है बिकॉज इट हैज एन अपर हैंड कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया. ऑल्दो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये मना है कि कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं होंगी, बट हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें तो ये बहुत ही इजी है एक रूलिंग गवर्नमेंट के लिए पता लगाना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने फंड्स प्रोवाइड करे हैं, एंड अकॉर्डिंगली एक्शन कैन बी टेकन. तो उन कंपनीज की पॉलिसीज को गवर्नमेंट देन एक्ट हर्ट कर सकती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूज कर सकती है, मिस यूज कर सकती है अगेंस्ट दोज कॉर्पोरेट हाउसेज और कंपनीज एंड सो ऑन. तो ये अगेन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है बिकॉज द अपर हैंड वुड ऑलवेज रिमेन विद द रूलिंग गवर्नमेंट. तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का यूज करके जो मैक्सिमम डोनेशन है वो रूलिंग पार्टी के अकाउंट्स में जा रहा है, एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द डोनर्स टू प्रोवाइड द डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि यहाँ पे रूलिंग पार्टी उनके खिलाफ इजीली एक्शन ले सकती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी. कल कोई भी रूलिंग पार्टी आती है, गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, तो अगर ये स्कीम परसिस्ट करती है तो इसका इजीली मिसयूज हो सकता है. तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए, द कंट्रोवर्सी मूविंग अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और इस आर्टिकल में बेसिकली बात हुई है
कि अभी एक आरटीआई फाइल हुई इन दी एसबीआई कि आप डिटेल्स को रिवील करो, तो एसबीआई ने मना कर दिया दैट वी कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स बिकॉज दोज डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेक्शन 8 है एक आरटीआई में जो ये बोलता है दैट इफ सर्टेन डिटेल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट देन दोज डिटेल्स शुड नॉट बी रिवील्ड और नीड नॉट बी रिवील्ड। So a petition was filed with the CIC with respect to the reply of the SBI to a particular RTI that was filed to know the details or to disclose the details of the donors and the political parties. तो CIC ने भी SBI के रूलिंग को, SBI के डिसीजन को अपहोल्ड करा और ये मेंटेन करा कि डिस्क्लोजर नहीं हो सकता है अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ऑफ द डोनेशंस ऑफ द डोनर्स एंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। So now the only option left in our country is that of Supreme Court, where the order of CIC can be challenged. तो अब CIC का order Supreme Court में challenge किया जा सकता है, but you need to remember कि already Supreme Court में petitions filed हैं since 2018, but no concrete judgment has been taken by the Supreme Court. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है of judicial evasion. Judicial evasion is basically the डिले इन टेकिंग अप सम क्रूशियल मैटर्स। तो वो डिले अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज दैट कैन मेक द एंटायर पर्पस ऑफ जस्टिस वेरी मच इनसिग्निफिकेंट और इट कैन डिफीट द एंटायर पर्पस ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको एक्सपीडिएंट मैनर में लिए जाना चाहिए और अगर यहाँ पे जुडिशियल एवेजन का सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल करता है तो ये मैटर्स फिर बेसिकली दे बिकम फ्यूटाइल। अब अगर बाद में आप इस पे डिसीजन लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने फंड्स को गार्नर करना था यूजिंग दिस स्कीम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इलेक्शंस जीत चुके हैं एंड दे आर यूजिंग दोस फंड्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस इन दी स्टेट असेंबली इलेक्शंस एज वेल। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पे तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत डिसीजन नहीं लिए हैं। एक रिसेंट केस आया था अबाउट द जर्नलिस्ट इन इंडिया, उस जर्नलिस्ट के डिटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इमीडिएट बेंच के थ्रू डिसीजन दिया है। तो जब ऐसे मैटर्स आप डिसाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो मैटर्स इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हैम्पर कर रहे हैं, उसको कर्टेल कर रहे हैं, ये मैटर्स एटलीस्ट एक्सपीडिएंट मैनर में इमीडिएट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने चाहिए। तो यहां से आपको एक और एग्जांपल मिलता है ऑफ जुडिशियल इवेजन। Okay, so this was everything that you should know about the electoral bonds scheme. With subscription, then you get certain benefits, like you get access to all the educators, their courses and their classes, and this access is unlimited if you take an academy subscription. You also get the live classes on an academy's platform. जो भी classes conduct होती हैं an academy पे, those are live classes, which makes the environment of class very much interactive and engaging. तो इससे आप रियल टाइम मैनर में फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं एंड ओवरऑल जो भी क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग हो रहता है। You also get the doubt clearing sessions and live test quizzes at regular intervals, which assess you or helps you to assess yourself at regular intervals, and it ensures also that no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. All the courses that are available on an academy's platform after taking the plus subscription are very much structured, which help you again to have a smooth sail in this journey of civil services examination. You can easily take the subscription by downloading an Academy's learning app on your mobile phone. After this, you will be required to choose the plus category or the iconic category, as there are two kinds of subscription, plus subscription and iconic subscription. There are certain more benefits available with the iconic subscription, like those of personal coach, daily answers writing practice and the evaluation of the same. So these are certain important benefits that you get with the iconic subscription which are not available with the plus subscription, and this makes the iconic subscription little more expensive than the plus subscription, although the price difference is not too huge out here. तो अगर आप plus subscription opt करते हैं then you get multiple options of the subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for the 1 year plan
as it is the most advisable and recommended plan according to me. तो ये आपको पड़ता है 49,500 rupees का. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN, NAMAN, and if you apply this code, the final price will then be reduced to 44,550 rupees. आप कोई भी प्लान चूज करेंगे, आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा. एंड माय code will not only ensure this 10% off to you, but my personal guidance and mentorship also, which I will be providing over phone and over messages to you in person. Then in iconic subscription there are again certain plans. अगर आप एक साल का प्लान चूज करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, इट विल कॉस्ट यू 69,500 रुपीज. यहाँ पे भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ and my personal guidance and mentorship. The final price then here would be reduced to 62,550 rupees. तो आप आइकॉनिक और प्लस अपनी नीड एंड डिमांड के हिसाब से चूज कर सकते हैं. एंड सिमिलरली आप चूज कर सकते हैं अपनी नीड एंड डिमांड के हिसाब से द ड्यूरेशन ऑफ द अनअकैडमीज प्लान सब्सक्रिप्शन. बेसिकली अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है. In Unacademy Combat, you get to face the competition of the civil services prelims examination, as there are a single question paper set containing 60 questions जिसमें 45 minutes आपको मिलते हैं. ऐसे कॉम्बैट्स 13 आपको मिलेंगे ऑन एवरी संडेज. इसमें जो भी विनर्स होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन प्राइजेस आपको सिर्फ एक इंसेंटिवाइज करने का तरीका है ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप पढ़ाई करें. द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज टू provide to you the actual interface of the UPSC's prelims examination, to provide to you the actual environment कि कैसे क्वेश्चंस वहां पे आपको फेस करने को मिलेंगे. So you on the pan India level can assess yourself when you compete with your competitors out here. तो UPSC का फॉर्मेट पे अनअकैडमी कॉम्बैट जो है, इट इज अगेन एन एक्साइटिंग थिंग फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इसमें एनरोल करता है. इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, लाइक यू गेट 3 months ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ Amazon वाउचर आउट हियर. तो अप टिल 150 रैंक वालों को एक्साइटिंग प्राइजेस यहाँ पे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रिपरेशन में, और इसीलिए अनअकैडमी ने कुछ स्पेशल बैचेस लॉन्च करे हैं एज ऑफ नाउ. ये स्पेशल बैचेस टारगेट करते हैं प्रीलिम्स को. आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. 21 दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, 28 दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, और आगे भी ऐसे बैच लॉन्च होते रहेंगे डेडिकेटेडली फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन. तो यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस्ड बैचेस भी हैं एंड इंटीग्रेटेड batches भी हैं which will help you for the integrated preparation of prelims and mains examination.